सो हाय हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई थिंक कि आप स्टडी कर ही रहे होंगे। ओके, सो प्लीज़ कीप ऑन स्टडी एंड टेक केयर सेल्फ। क्लियर? सो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था, हाँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं था आपको। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करें किसी भी नॉर्मल चार्ज बॉडी पे। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका किसी इन्फाइनाइट लेंथ के लेंथ पे जो क्या है, चार्ज कितना है, क्यू है, जो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। उसके थ्रू पूछ रहा है कि उसके थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सो आई थिंक आपने देखा था इसके कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को अप्रोच किया था कि इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज के ऊपर कितना आपका फील्ड होगी, है ना। आज हम गॉस लॉ का यूज़ करके देखेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज पे कितना ज़्यादा फील्ड होगा। क्लियर? तो देखते हैं इसको। मान लिया हमारे पास जो इनफाइनाइट लेंथ का जो चार्ज है उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। क्लियर? ये इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि देखो जैसे सिंपली हमने कहा था ना कि जैसे पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जो उनकी सेपरेशन होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट। जैसे हमने पॉइंट मास की बात करते हैं, जैसे सन क्या होता है, हम एज अ पॉइंट मास ट्रीट करते हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं है ना, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, काफ़ी दूर है। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसमें भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये इन्फाइनाइट हुई हो, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, बहुत ही मतलब दूर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सो दैट्स वाई इस रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, इन्फाइनाइट चार्ज कहलाएगा। ठीक है, इन्फाइनाइट है जिस पे चार्ज कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आई थिंक हमने ये भी पढ़ा होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने। तो किसी भी लेंथ के ऊपर जब चार्ज कैसा हो, बराबर से बटा हुआ, तो उसमें एक टर्म था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितनी थी, लैम्डा के बराबर था, और वो क्या होता आपका क्यू बाई, यही होता है ना। अगर हम बात करें यहाँ से क्यू की बात करें तो क्या होगा, ये लैम्डा इंटू, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ किसी को भी। अब देखिए, अब ये हमारे पास लेंथ है, इसके ऊपर चार्ज है, और इस पी पॉइंट पे पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए, अब ये बॉडी एक ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी है, पॉइंट चार्ज नहीं है कि जिसके थ्रू हम यहाँ पे फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब ये इस तरीके का है, और यहाँ पे किसका कुछ रहा है कि एप्लीकेशन किसका है, गॉस लॉ का अप्लाई करना आपको। तो गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा है कि गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था, तो हमेशा ये क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल था, क्लोज सरफेस। बट यहाँ पे तो क्लोज सरफेस नहीं है। क्या हम अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये गॉस लॉ ने क्या बोला था कि ये हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है ना। वो हमने बोला था कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। आई थिंक हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको है कि ये था और ये था, मतलब सबके लिए जो फ्लक्स था वो क्या था, बराबर ही था, है ना। लेकिन ये क्या था, यहाँ पे था, इसके लिए भी ये सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल इस लेंथ के अलॉन्ग क्लोज सरफेस अज्यूम करते हैं, इस लेंथ के अलॉन्ग। अब देखो, कोई भी सिंपली अगर लेंथ है, लाइन है, तो उसके अलॉन्ग अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी अज्यूम करोगे तो वो कैसा ट्रीट होगा, ये कैसा ट्रीट लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, ये लग रहा है ना कि ऐसा सिलेंडर है। तो यहाँ पे भी हम कैसा यूज़ करेंगे, जो हमारे पास इमेजिनरी हाइपोथेटिकल या हाइपोथेटिकल क्या होगा, जो क्लोज सरफेस होगा वो कैसा बिहेव करेगा, या कैसा रहेगा, वो एज अ सिलेंडर रहेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज अ सिलेंडर मान लिया। अब जब सिलेंडर मिल गया हमें, तो ये आई थिंक एक, और सिलेंडर को क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस, यही आपका गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, अब जब गॉसियन सरफेस मिल गया तो आई थिंक हमें अब फील्ड की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। कोई डाउट है? देखिए इधर हम सब जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है गॉसियन क्लोज सरफेस के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, ये जानते थे ना,
या टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। यहाँ पे देखो, या इसको लिख सकते हैं सिंपली क्या, ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन, यही तो कॉस लॉ है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखिए था, अब यहाँ पे हम देखें तो ये तो क्या था, टोटल सरफेस हमने क्लोज सरफेस हमें मिल गया, इसको हमने क्या, यही गॉसियन सरफेस था। अब इस टोटल के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं पहले सिंपली कि छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स की निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे और हमें क्या करेंगे, उसको हम टोटल फाइंड कर लेंगे पूरे के लिए, ठीक है, बात वही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, अब इस केस में टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए इधर, तो हमें क्या चाहिए फ्लक्स के लिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, देखिए अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ए की डायरेक्शन है, मतलब ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर, इस ए की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब सिलेंडर के जो सिलेंडर उसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का, उसकी रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा ना, कोई डाउट है केस में। मतलब इस केस में देखें तो फील्ड इसकी कैसी थी, अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे मान लो ये रॉड है तो फील्ड इसकी इधर थी, रेडियली सब क्या थी, आउटवर्ड में थी, इधर तो नहीं थी ना, रेडियली आउटवर्ड थी, और उसी के अलॉन्ग हमारा क्या है, उसी के ऊपर क्या हमारा सिलेंडर भी है, तो सिलेंडर की भी एरिया किधर होगा, इधर होगा। सो इस कर्व सरफेस में देखें हम, तो जो कर्व सरफेस है, इसमें सरफेस कितनी है, दो सरफेस है ना, एक तो कर्व सरफेस, एक आपका क्रॉस सेक्शनल सरफेस। कर्व सरफेस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या है, दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। वहीं पे बात करें हम, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और वहीं बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो यहाँ पे देखो फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, और इसका क्रॉस सेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड का, ये कितना आपका है, 90 डिग्री है। तो इस केस में देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें हम, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो अब यहाँ से फ्लक्स फाइंड करोगे तो आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ का जब फ्लक्स होगा वो कितना होगा, कर्व सरफेस का, ये होगा आपका ई ए कॉस थीटा, तो ई इंटू ए, एरिया हो गया ना, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ से बात करें फ्लक्स की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो ये होगा आपका 0, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब हमें मिल गया फ्लक्स, मिल गया क्या आपको, जब टोटल फ्लक्स मिल गया, ये कितना था आपका, E इंटू ए, है ना, और यहाँ से आपको क्या पता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट, तो इसको लिख सकते क्या, E। अब देखिए इधर, तो इसका एरिया कितना होता है, क्या नाम है, सिलेंडर का एरिया कितना होगा, एरिया 2 पाई आर एल, बोल गए सब, 2 पाई आर एल, तो यहाँ से रख सकते हो 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू को कैसे लिख सकते हैं आप, तो ये होगा, आई थिंक यहाँ पे देखा ना, क्यू कैसा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये लिख सकते हो उसको लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यहाँ से कुछ कटने वाला है, एल से एल क्या होगा, कट जाएगा, और हम यहाँ से फिलहाल हमें मिल जाएगा किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू मिलेगी कितनी, तो ये होगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, है ना, इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब ये आई थिंक इससे कुछ फैमिलियर हो गया, आप नहीं होगे तो इसको देखते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 2 लैम्डा अपॉन क्या, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको सिंपली लिख सकते हो क्या, 2 के लैम्डा अपॉन, एक टर्म बच गया, अच्छा सॉरी आर बच गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर, यहाँ पे हो गया आर। तो ये आई थिंक अब ये आपका फॉर्मूला होगा किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर, सो इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।
तो दूसरा ये कह रहा है कि इन्फाइनाइट शीट के थ्रू, है ना, किसी भी इन्फाइनाइट शीट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इन्फाइनाइट शीट है, पिछली बार क्या था कि इन्फाइनाइट लेंथ का चार्ज था, है ना, इस बार क्या है, इन्फाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके थ्रू आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सो सेम प्रोसेस था वही कि हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, ठीक है, जो उसको सिमेट्रिकली क्या करें, उसके शीट को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लियर, डिवाइड करें। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सेम प्रोसेस से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि जो चार्ज वो कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे किसी सरफेस के ऊपर है ना, तो किसी सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि हर जगह पे इस सरफेस पे जो चार्ज कैसा बटा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। और ये आपका कितना था, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या था आपका, Q अपॉन A। तो मान लिया कि इसका सरफेस एरिया कितना A है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो चार्ज है जो हमारा यूज़ होगा वो एरिया यही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का ही, इसको भाई हम समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, तो मान लिया कि इस पॉइंट पे पूछ दिया, इस पॉइंट पे आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो इसको क्या करे, इसको इनक्लोज करे, है ना। तो सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, वो किसी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, बस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लियर हुआ। कोई या आप इसको सिलेंडर बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, देखो सिंपली, या आप ऐसे इसको बना सकते हो, ठीक है, या कैसे भी करके बना सकते हो। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको ऐसा रेफर किया तो मैंने ऐसे बना दिया आपको, क्लियर हुआ। तो देखिए, अब यहाँ से गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्या था कि E cos थीटा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही था। अब इस केस में देखें तो देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इस जगह पे देखें तो किस वाले सरफेस पे आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल सकती है, किस सरफेस पे मिल सकती है। और हम फील्ड की बात करें, मान लो ये शीट है, मान लिया ये शीट है, ठीक है ना, और ऐसे आपने कोई ऐसे आपने मान लिया कि आपने कोई गॉसियन सरफेस को इधर और इधर, तो फील्ड किधर होगा, इधर भी होगा और इस साइड भी होगा, कोई डाउट है क्या इसमें। तो फील्ड कैसे है, इस साइड में, और आपका जो सरफेस है फील्ड इधर ही है, और सरफेस कैसे है, एक तो आपका ऊपर की तरफ है, एक मतलब सरफेस का प्लेन किधर है, ऊपर की तरफ है, इधर पॉइंट कर रहा है ऊपर, एक नीचे, और एक इधर आपका फील्ड की डायरेक्शन में। तो फ्लक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिलेगी। सो आई थिंक वी ऑल नो दैट कि फील्ड की डायरेक्शन में ही आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में। इस केस में देखें तो एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है। सो यहाँ पे तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पे देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, है ना। तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो किस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा। तो आई थिंक और हम बात करें यहाँ पे तो EA cos दैट मीन्स टोटल फ्लक्स will be in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। टोटल फ्लक्स उसी डायरेक्शन में मिला तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको हमें बताने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए। अब ये एक और बात ध्यान देना आपको कि जितना फ्लक्स इधर होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा इधर होगा, क्योंकि ये केस कैसी है, हमने क्या बोला कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा आपका, तो एक साइड, इस साइड का, लेफ्ट साइड का, मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स ऑन लेफ्ट साइड प्लस फ्लक्स ऑन राइट साइड। तो फ्लक्स ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है EA cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, प्लस क्या होगा EA cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2E मिल गया। कोई डाउट। अब यहाँ से देखते हैं हम
तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू आपको मिल गया E2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फीड की वैल्यू चाहिए आपको, तो फीड के लिए तो 2EA और इसको Q की जगह क्या रख सकते हैं आप, आपने देखा ना कौन सा चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ से लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, आई थिंक कुछ लोग कहेंगे सर ये इसका एरिया था तो फिर आपने ये वाला एरिया को क्यों हमने मैच किया, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो एरिया किसके बीच में है, इसी चार्ज के थ्रू, जितना जो इसके अंदर जो चार्ज है उसी चार्ज के थ्रू तो ही हमारे पास जो फीड है वही है, बाकी सबके साथ तो मिल ही नहीं रही है, बाकी सबके साथ तो नहीं मिले ना, इस एरिया के साथ ही तो हमें मिल रही है ना फीड। तो सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस एरिया में है, इतने ही एरिया में है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से ए से क्या होगा, कैंसिल आउट, तो हमें ई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा आपको वैल्यू किसी भी इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो इसी के साथ आपका लेक्चर ये ख़त्म हो गया चैप्टर, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका ये शेल का नहीं है, ठीक है ना, स्फेरिकल शेल का नहीं है। सो दैट्स वाई मैं उसको स्किप करूँगा और आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गुड लक।